नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आई महिलाएं सीएम योगी को राखी बांधने के लिए पहुंची। इस मौके पर सीएम धामी ने महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन महिलाओं के सम्मान का भी पर्व है। ये पर्व पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व का पर्व है। आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों और आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर महिलाओं के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में जो राज्य की प्रगति हो रही है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आज के समय में आगे आना चाहिए और जिस तरह से महिलाएं अपना कार्य हर क्षेत्र में कर रही हैं, ऐसे में उनका योगदान अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित परीक्षा में उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। मुख्यमंत्री ने चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सभी अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने UKSSC के तहत चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। अन्य को नियुक्ति पत्र विभाग के द्वारा भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को इस संबंध में शुभकामनाएं भी दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां वो देव संस्कृति विद्यालय में आयोजित माला कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इससे पहले उन्होंने शिवालय पहुंचकर रुद्राभिषेक भी किया और देश के लिए भगवान भोले भंडारी से मंगल कामना की। वहीं G20 की वसुदैव कुटुंबकम पर आयोजित व्याख्यान माला में संघ प्रमुख शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा सर्वत्र है। दुनिया में जो कुछ भी विविधता है उससे हमारा आत्मीय संबंध है। हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कुटुंब के लिए जीना है। पर्यावरण और प्रकृति हमारी माता है, इसका दोहन ठीक नहीं है। ये थीम जैसे भी आपने आज सुना कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम है कि हम केवल अपने ही लोग नहीं, हमारा पूरा वसुधा जो है वो हमारे लिए छोटा कुटुंब है। इस तरह की बड़ी सोच रखने की हमारी वृत्ति है। देव संस्कृति हम जिसके नाम को लेकर चलते हैं उसकी सोच क्या है, उसके पीछे मूल आधार क्या है, देखने के लिए हमने प्रयास किया है और इन लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये दृष्टि है, सबके पास में है। ये हम लोग इस दृष्टि को विकसित करते नहीं है, देखते नहीं है, क्योंकि हमारा जो आधार है वो स्थूल है, ये सूक्ष्म आधार है। इसके लिए अपने को थोड़ा सा समय देना चाहिए, थोड़ा सा विचार देना चाहिए और वही विचार देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। देश संस्कृति का यह काम भी है कि जनता तक इस विषय को पहुंचे, इसका विचार पहुंचे, ताकि वो इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस दृष्टिकोण रखे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है, जिसकी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए काम करने में लग गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी पहाड़ों पर अपना वजूद तलाशने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सपा के उत्तराखंड अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने बागेश्वर जिला मुख्यालय में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर जनता को ठगने का आरोप लगाया है। अभी बताया आपको कि एक हमने जैसे बागेश्वर का अभी उपचुनाव चल रहा है, इसमें हमारी एक आपने देखी हो अपील है, ये आप ले जाएं और जनता के हित में है। बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ की जनता देवभूमि में हमारे प्रत्याशी को अगर जीत हासिल करती तो इन्हीं मुद्दों में काम करेंगे। लड़ाई है वो इन्हीं लोगों से है और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि मैं तो बेसिकली संगठन का आदमी हूँ। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हमारी लड़ाई भी मजबूती से होगी। तो हम रात दिन इसी पे लगे हैं। हमारा संगठन मजबूत है। हमने यहाँ भी जिला हमारे अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे हरिराम शास्त्री जी, उनकी टीम अभी जो प्रत्याशी है उसके साथ में पूरी टीम काम कर रही है। तो इसलिए हम जीतेंगे, क्योंकि संगठन गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। निरंजनी अखाड़े से निष्कासित महामंडलेश्वर स्वामी पुण्यानंद गिरी ने अपनी कथा के दौरान ब्राह्मणों को गधे और घोड़ों के मिश्रण से उत्पन्न
और समान बताया, जिससे ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस बयान को लेकर कई थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसी कड़ी में सोमवार को सैकड़ों संख्या में ब्राह्मण स्वामी अच्युतानंद महाराज के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और स्वामी पूर्णानंद के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही साथ उनके लिए सख्त सजा की भी मांग की गई। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि महामंडलेश्वर पुण्यानंद के बयान से ब्राह्मण आक्रोशित नजर आए और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, किसी भी युग के अंदर और किसी भी शास्त्र में ऐसे दुर्जन वचन कहीं लिखे नहीं है, तो कहने का अधिकार किसको है। इसलिए पूर्णानंद गिरी नहीं, भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति यदि ब्राह्मणों के लिए अपशब्द का प्रयोग करेगा तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। पूज्यपाद परम श्रद्धेय आदरणीय भौमानंद पीठाधीश पूज्य महाराज जी के चरणों में अरदास है। महाराज जी से एक निवेदन किया है हमें सभी ब्राह्मण बंधुओं ने कि डीजीपी से बात करके इसकी अरेस्टिंग बहुत शीघ्र होनी चाहिए। अगर अरेस्टिंग नहीं होती तो आंदोलन जो प्रतिदिन से स्टार्ट हुआ वो और भयंकर रूप लेगा। तो महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी अरेस्टिंग होगी और ब्राह्मणों का एक ही चैलेंज है कि जब भी उत्तराखंड आएगा तो मुंह काला होकर गधे पे बिठाया जाएगा। ये श्री अखंड परशुराम अखाड़ा का शुरू से संकल्प है और ये संकल्प पूर्ण होगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार प्रशासन की नाक के नीचे नदियों से अवैध खनन का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश है कि खनन माफिया को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान देहरादून एसडीएम की अध्यक्षता में एंटी माइनिंग टीम का गठन किया जा चुका है। रात के समय में मुस्तैद रहकर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी। हमारे यहाँ एंटी माइनिंग टीम बनी हुई है जो कि एसडीएम की अध्यक्षता में बनी हुई है और अभी क्योंकि बरसात का सीज़न है एज ऑफ नाउ तो कहीं खनन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में शिकायतें आती रहती हैं कि नदी में से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, तो हमारी टीम रात को भी जाती है। कल भी कार्रवाई हुई है, करीबन 8-10 कल भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर सीज किए गए हैं और उससे पहले भी डेली बेसिस पे हमारी टीम जा के कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार में पॉट टैक्सी की योजना फिलहाल अधर में लटकती नजर आ रही है। सोमवार को रोशनाबाद स्थित जिला कलेक्ट्रेट में डीएम और एसएसपी ने योजना को लेकर व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और होटल व्यवसायियों की बैठक बुलाई, जिसमें सभी संगठनों ने पॉट टैक्सी योजना का विरोध करते हुए इसे हरिद्वार के धार्मिक स्वरूप के खिलाफ बताते हुए योजना को शहर से बाहर ले जाने की मांग की है। इस दौरान पॉट टैक्सी योजना को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने जमकर गुस्सा जाहिर किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि हरिद्वार की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां इस योजना को लाया जा सके, क्योंकि जहां से पॉट टैक्सी का रूट निर्धारित हुआ है उस मार्ग पर सबसे ज्यादा यातायात का दबाव बना रहता है। यही नहीं, कुंभ के दौरान तमाम अखाड़ों के शाही जुलूस और पेशवाई भी इसी मार्ग से होकर जाती है। ऐसे में सकरे मार्ग पर पॉट टैक्सी का चलना संभव नहीं है। वहीं डीएम ने इस मांग को शासन के सामने रखने की बात कही है। आज जिलाधिकारी महोदय ने इसके लिए बैठक बुलाई थी पोर्ट कार के लिए, और यहाँ जो पोर्ट कार कंपनी जो है उससे संबंधित सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और सभी हरिद्वार के जो प्रमुख व्यापारी हैं, व्यापारिक नेता हैं, गंगा सभा और अन्य सभी नेतागण यहाँ उपस्थित थे और सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो पोर्ट कार योजना है ये हरिद्वार के धार्मिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत ही नुकसानदेह योजना है। निश्चित रूप से इसका नुकसान हरिद्वार की पौराणिकता को, हरिद्वार की धार्मिक नगरी को,
अपनी जो विश्वविख्यात इसकी अपनी मान मर्यादा है उसको ध्वस्त करेगा। बिल्कुल खुला विरोध है। पीआरडी परियोजना का पूर्णतः अभी से नहीं 2 साल पहले से विरोध करते आए हैं और इसका मुख्य कारण है कि जो पीआरडी परियोजना जिसने भी लागू करी है इसका जो रूट है वो बहुत ही अशोभनीय है और गलत है, क्योंकि जिस जगह से ये रूट ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो रूट जो है हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को देख के नहीं है। आज ये लोग आज की मीटिंग में आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। क्या टेक्नोलॉजी का जमाना है? जहाँ प्लेन होता है ना, जहाँ प्लेन एरिया होता है वहाँ चलता है। ये है पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का जमाना। आज की जनता ने, आज के समाज ने, भारत सरकार ने, भारत के नुमाइंदों ने ये देख लिया कि जैसे हिमाचल आज बर्बाद हो गया, गढ़वाल आज बर्बाद हो रहा है। अगर आज टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑल वेदर रोड के जो ब्लास्ट कर करके जो 4 लाइनें बन रही हैं, आज जो पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ कर रहे हैं, वही हालत मनसा देवी पहाड़ की है। व्यापारियों द्वारा शासन को पत्र लिखा था और शासन के निर्देश पे ही आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपका सारे व्यापार मंडल के सभी सदस्यगण, धर्मशाला एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं और होटल एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं, उनके साथ हमने कंपनी के साथ वार्ता कराई थी और व्यापारी और जितने भी स्टेक होल्डर्स ने एक आशंका जताई कि जो ये रूट इसका प्रपोज्ड है उसकी वजह से दिक्कत होगी फ्यूचर में। तो उन्होंने अपनी बातें विस्तृत रूप से यहाँ पे रखी हैं और जो बातें उन्होंने रखी हैं और कंपनी वालों ने जो अपनी बातें रखी हैं उसको मिलाते हुए फिर हम शासन को दोनों का निचोड़ हम लोग जरूर देंगे। और इस बीच में कंपनी वालों ने ये कहा है कि जब भी वो सर्वे करने के लिए उनकी टीम जा रही है तो उसमें काफ़ी बदतमीजी हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बात करेंगे अगली खबर की। चक्राता वन प्रभाग की कनासर रेंज में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की जांच भी प्रभाग के ही अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में अवैध पेड़ों की कटान करके समलिंग करने की जांच पारदर्शी होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस वन मंत्री को बैकफुट पर बता रही है तो वहीं जांच थर्ड पार्टी को देने की बात कर रही है। वहीं बीजेपी उचित जांच का आश्वासन देकर दोषियों को कड़ी कार्रवाई देने की बात कह रही है। हास्यास्पद बात पता लगी है कि चक्राता के कनासर में हजारों पेड़ों का कटान हो गया। वन मंत्री ने तो खैर अपना पल्ला झाड़ी लिया है, उन्होंने तो डीएफओ को ईमानदार बता दिया कनासर के, लेकिन जिन लोगों को समिति गठित करके जांच सौंपी गई है उन्हीं के क्षेत्र के पेड़ों का कटान हुआ है। अब अगर इन लोगों की जो जांच कर रहे हैं इनकी भी संलिप्तता पेड़ों के कटान में होगी तो फिर इन पर गाज कैसे गिरेगी? इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए थी जो जांच करे पूरे प्रकरण की, लेकिन पूरे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी को या वन मंत्री सुबोध उनियाल को और कोई नहीं मिला जो कनासर के पेड़ों के कटान की जांच कर पाए। वहीं के अधिकारी यानी कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए रख दिया गया है। यहाँ तक चक्रोता में वन विभाग के पेड़ों का अवैध रूप से कटान होना, उसकी बिक्री होना सामने आया। सरकार के संज्ञान में बातें आई है और सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिसमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी निलंबित भी किया गया है, नोटिस दिया गया है और ऐसे जो स्थानीय लोग हैं जिनकी इसमें संलिप्तता पाई गई उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक है कि उस विभाग के ही अधिकारी को उसकी जांच करने के लिए कहा गया है, जो विभाग के वहाँ पर फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, उनके समय का ये विषय नहीं है, उनसे पूर्व का ये विषय है, तो वो उसमें जांच कर रही हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि जांच निष्पक्ष रूप से सामने आएगी और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार में जन सुनवाई की, जहां 86 शिकायतों को सुना जो एमडीडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, सिंचाई, श्रम विभाग, वन परिवहन समेत कई विधायकों से जुड़ी हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने जल्द ही समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
करीबन 86 प्लस हमारे पास शिकायतें आई हैं और ज़्यादातर शिकायतें लैंड से जैसे होती हैं हर बार, और लेकिन उसके अलावा जो मेजरली आज शिकायतें देखने में आई हैं वो सीनियर सिटीजन्स की आई हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आए हैं जिनकी घरेलू किसी वजह से उनकी शिकायतें आई हुई हैं, और हमने कंसर्न एसडीएम को बोल दिया है, क्योंकि वो भरण पोषण भी वही देखते हैं, तो एसडीएम उसको एक बार पर्सनली देख लें कि इश्यूज़ क्या हैं और उसे रिजॉल्व करें। दून अस्पताल की ओपीडी में लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आए दिन डेंगू, मलेरिया, आई फ्लू, सरदर्द और बुखार के मरीज लगातार दून अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि दून अस्पताल पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ओपीडी में आए दिन मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। बारिश के मौसम के चलते बुखार, खांसी, जुकाम, डेंगू के मरीज अधिक अस्पताल में आ रहे हैं। वहीं 2500 के करीब अस्पताल की ओपीडी रोज की जा रही है। हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ऐसा लक्ष्य रखा जा रहा है। दून अस्पताल में एक विश्वास और हमारी सुविधाओं के चलते ये इस तरह की ओपीडी बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश के महीने में हमेशा इस तरह के बुखार, जिसमें डेंगू है, टाइफॉइड है, इवन मलेरिया, ये सबका काफ़ी प्रकोप रहता है। तो ऐसे केस में हमारी ओपीडी 2500 के आसपास रोज़ जा रही है आउट पेशेंट, और पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी टाइम से शुरू होकर हमेशा एक मरीज को सुविधा देने की बात है कि शाम को 3 बजे तक ओपीडी चलती है। गंभीर रूप से रोगी, जो बीमार रोगी हैं, वो इमरजेंसी में दिखा सकते हैं, लेकिन ओपीडी के टाइमिंग सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक है, और उसमें हमारी जो वयस्क ओपीडी है मेडिसिन की, वो 600-700 के बीच जा रही है। सावन महीने के आखिरी सोमवार को भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा मंदिरों में देखने को मिला। ऐसा ही एक मंदिर दर्शन हम आपको कराते हैं, जिसकी मान्यता है कि हर रोज देश विदेश के भक्तों की भारी भीड़ इस अद्भुत मंदिर को देखने के लिए आती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देहरादून के गढ़ी कैंट में भगवान भोलेनाथ का एक स्थित मंदिर है। नाम है टपकेश्वर महादेव। इस मंदिर का न सिर्फ धार्मिक आस्था है, बल्कि महादेव के इस मंदिर की राजनीतिक आस्था भी अपार है। कहते हैं पांडवों और कौरवों गुरु द्रोणाचार्य ने महादेव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी। तप और साधना के कारण ये जगह कलयुग में भी पवित्र है। एक और मान्यता ये भी है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी इस गुफा में हुआ था। महादेव का इस दरबार भक्तों की जितनी आगाढ़ श्रद्धा है, ये दरबार उतना ही दिव्य भी है। महादेव का ये मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहाँ दिव्य रूप से प्राकृतिक जल शिवलिंग पर टपक कर देवाधिदेव का जलाभिषेक करता है, जिस कारण से इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। इस प्राकृतिक जलाभिषेक से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि द्वापर युग के दौरान ये जल दूध हुआ करता था, जिस कारण द्वापर में इस मंदिर को दूधाधेश्वर महादेव की कहा गया था। द्रोणाचार्य जी की तप स्थली है और अश्वत्थामा की जन्म स्थली है, और देवताओं की भी तप स्थली है, ऋषि मुनियों की तप स्थली है। तो ये स्वयंभू लिंग है, इसलिए इसकी ज़्यादा मान्यता है क्या। और यहाँ पे जैसे देवताओं ने भगवान को तपस्या की थी, ध्यान किया था, तो उनको भगवान ने दर्शन दिया था। ऐसे ऋषि मुनियों ने किया था, जैसे बता दिए, उनको भी दर्शन दिया था भगवान भोलेनाथ ने भूलोक से प्रकट होके। और कुछ काल बीतने पर भी द्रोणाचार्य जी आए, उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ की 12 वर्ष तक तपस्या करी थी यहाँ। तो फिर उन्होंने भी दर्शन दिया भगवान भोलेनाथ ने, और उनकी इच्छा थी कि मेरे को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हो, तो धनुर्विद्या का ज्ञान भी प्राप्त हुआ उनको। द्रोणाचार्य की तपस्या के कारण देहरादून को द्रोणा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। टपकेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि इस मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के लोगों के भी गहरी आस्था है। शाम के समय भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है, और शाम को भोले भंडारी की संध्या आरती होती है। यहाँ पर शाम के 6 बजे तक पौराणिक शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है। उसके बाद पीतल के बने शिवलिंग से ढककर भोलेनाथ का पुष्प श्रृंगार होता है। सावन के महीने में तो यहाँ भक्तों का अपार हुजूम उमड़ता है। सावन में तो पूरा सावन ही भीड़ रहती है, पर सोमवार में विशेष करके भीड़ रहती है ना।
जैसे आज सोमवार है और सोमवार जैसा रहता है ना, तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा दिन माना जाता है सोमवार ना, इसलिए ये लाइन लगी है आपके सामने। और इससे भी ज़्यादा लाइन लगती है। यहाँ भी तो लोग शोभा यात्रा इसलिए बढ़ गए तो कम आ रहे हैं, बाकी लाइन ऊपर तक की लगती है। तो सावन का ऐसा है ना, सोमवार का ऐसा होता है कि सोमवार एक दिन भगवान भोलेनाथ का ऐसा है कि एक दिन सोमवार चढ़ा दो तो एक हफ्ते का तुम्हारा जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है क्या। और एक सावन का महीने का तुम जल चढ़ा दो तो एक साल का सावन का मतलब एक महीना तुमने जल चढ़ा दिया ना, तो पूरा साल का मतलब पुण्य मिलता है, ऐसा होता है। तो इसलिए सावन की महत्ता ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा सावन में ज़्यादा आते हैं। और उससे भी ज़्यादा सावन से ज़्यादा सावन के सोमवार की महत्ता है, तो इसलिए सावन के ज़्यादा लाभ। पूरे सावन महादेव के इस दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और सोमवार को भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। और सावन के इस आखिरी सोमवार को टपकेश्वर महादेव के दर पर आगाढ़ श्रद्धा के साथ भारी संख्या में भक्त उमड़े, जिस कारण से मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। देश के कोने कोने से भक्त भोले भंडारी के इस दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। और पहली बार यहाँ पे आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और भगवान शंकर जी के दर्शन किए हमने, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि कुदरत तौर पे पानी टपक रहा है, तो हम तो पहली बार आए, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आई हूँ, नाम इस मंदिर का बहुत सुना हुआ था। दिल से इच्छा थी कि हम मंसूरी गए हुए थे, एक बार देख के जाएं यहाँ पर, और हमारी इच्छा पूरी हुई। भगवान शिव के प्रति कितनी आस्था है? सबको मानते हैं, ठीक है। अपने प्रति कितना श्रद्धा भाव है उनके प्रति, शिव के बारे में? बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे महादेव अद्भुत अलौकिक हैं, वैसे अद्भुत और अलौकिक है उनका ये टपकेश्वर दरबार, जो भोले भंडारी के जयकारों से गूंज रहा है और द्वापर से उनकी महिमा का बखान कर रहा है। इस दरबार में हाजिरी लगाने न सिर्फ दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति मान्यता ये भी है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो भी महादेव के इस दरबार में पहुंचकर अपनी हाजिरी जरूर लगाता है और देवाधिदेव का आशीष लेकर सत्ता पर आरूढ़ होता है। है इस मंदिर की, उसी आकर्षण के कारण जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं, इसलिए इसे द्रोण नगरी भी कहा गया है और साथ साथ इसे दूधेश्वर भी कहा गया है, क्योंकि दूध की धारा पहले बहती थी, लेकिन अब फिलहाल जो पानी की धारा से जो जल अभिषेक होता है भगवान शिव का, प्राकृतिक शिव की यहाँ पर स्थापना हुई है। ऐसे में जो मान्यता है भगवान शिव की, वो यहाँ पर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो सबसे विशेष मंदिर में से एक माना गया है ये मंदिर। और ऐसे में जो भीड़ है वो काफ़ी भीड़ है, और ऐसे में जो भगवान शिव के बिना यहाँ पर आस्था दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं दैव्य है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।